हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम एनाटमी का सबसे पहला लेक्चर लेंगे, दैट इज़ इंट्रोडक्शन टू एनाटमी। तो दोस्तों, इस वीडियो लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे? एनाटमी और उसके साथ जो रिलेटेड टर्म्स हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। तो अगर हम एनाटमी की बात करेंगे, व्हाट इज़ एनाटमी? Anatomy is simply the branch of science that deals with the study of structures of the body and relation of one body part to another. तो एनाटमी हम साइंस के उस ब्रांच को बोलते हैं जिसमें हम क्या स्टडी करते हैं, बॉडी के स्ट्रक्चर्स को, और उन बॉडी स्ट्रक्चर्स को दूसरे बॉडी स्ट्रक्चर से क्या रिलेशन है वो हम किस में डिस्कस करते हैं, एनाटमी में। ठीक है, हाँ। तो लेट अस सपोज दिस इज स्टोमक, दिस इज स्टोमक। तो जब मैं इस स्टोमक का स्ट्रक्चर पढ़ूं तो मैं क्या पढ़ता हूं, इसकी एनाटमी पढ़ता हूं। या अगर हम एनाटमी को दूसरे तरीके से देखेंगे तो एनाटमी इज द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लिविंग बीइंग्स। तो एनाटमी बेसिकली क्या होती है? स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लिविंग बीइंग्स। तो इसका मतलब क्या है कि जब हम लिविंग बीइंग्स की स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन पढ़ेंगे, यानी वो मॉलिक्यूलर बेसिस पे किस चीज के बने होते हैं, तो जब हम वो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन डिस्कस करेंगे, पढ़ेंगे, तो हम क्या पढ़ते हैं, उन लिविंग बीइंग्स की एनाटमी पढ़ते हैं। ठीक है, हाँ। देखिए दोस्तों, अब जो हमारी एनाटमी है, इट इज ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। Number one is microscopic anatomy, or we call it histology, and second type is macroscopic anatomy or gross anatomy. ठीक है, हाँ। तो देखिए माइक्रोस्कोपिक एनाटमी क्या होती है। माइक्रोस्कोपिक एनाटमी is the study of microscopic structures like cells, their organelles and tissues. तो जब हम माइक्रोस्कोपिक एनाटमी पढ़ते हैं या हिस्टोलॉजी पढ़ते हैं तो उसमें हम क्या पढ़ते हैं? उसमें हम माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स पढ़ते हैं जो बहुत छोटे स्ट्रक्चर्स होते हैं, लाइक सेल्स, या उनके जो ऑर्गेनेलीज होते हैं, या अगर हम टिश्यूज पढ़ेंगे तो वो भी किस में आते हैं, माइक्रोस्कोपिक एनाटमी में। ठीक है, हाँ। तो देखिए दोस्तों, अब मैक्रोस्कोपिक एनाटमी और ग्रॉस एनाटमी किसे बोलते हैं? Macroscopic anatomy or gross anatomy is the study of macroscopic structures like organ system, body, etc. तो अगर हम अब क्या करेंगे, मैक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स को पढ़ेंगे। मैक्रोस्कोपिक मीन्स लार्ज स्ट्रक्चर्स को पढ़ेंगे। तो जैसे कि हमारे ऑर्गन्स हैं या ऑर्गन सिस्टम है, कोई भी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, या होल बॉडी अगर हम स्टडी करेंगे तो दैट कम्स अंडर मैक्रोस्कोपिक एनाटमी। ठीक है, आई होप कि ये आपको अच्छे से समझ आया होगा। हाँ, तो देखिए दोस्तों, अब हमारे पास एक टर्म है फिजियोलॉजी। व्हाट इज फिजियोलॉजी? फिजियोलॉजी इज सिंपली द स्टडी ऑफ नॉर्मल फंक्शंस ऑफ द बॉडी। जब हम ह्यूमन बॉडी के स्ट्रक्चर्स की नॉर्मल फंक्शनिंग पढ़ेंगे तो वो हम अलग से एक ब्रांच में पढ़ सकते हैं। तो उस ब्रांच को जिसमें हम क्या करते हैं, नॉर्मल फंक्शंस ऑफ द ह्यूमन बॉडी पढ़ते हैं, उस ब्रांच को हम कहते हैं फिजियोलॉजी। देखिए दोस्तों, अभी हम स्टोमक की एग्जांपल लेंगे। स्टोमक का स्ट्रक्चर जब मैंने पढ़ा तो मैं बोलता हूं कि ये इसकी एनाटमी में पढ़ रहा हूं। अब मैं इसी स्टोमक का क्या करूं, अब मैं इस स्टोमक का अगर नॉर्मल फंक्शनिंग पढ़ूं कि ये इसकी नॉर्मल फंक्शंस क्या हैं, ये नॉर्मली कैसे फंक्शन करता है, तो दैट वी कॉल्ड एज फिजियोलॉजी। इज इट क्लियर? हाँ। नाउ द नेक्स्ट टर्म हियर इन एनाटमी इज पैथोलॉजी। What is pathology? Pathology is simply the study of the causes and effects of diseases or injuries on the body. तो अगर हम क्या करेंगे, अगर हम डिजीजेस के काजेस पढ़ेंगे या इंजरीज के काजेस पढ़ेंगे, या अगर हम डिजीजेस के इफेक्ट्स पढ़ेंगे कि बॉडी पे क्या इफेक्ट्स होते हैं इनके, या इंजरी अगर होगी बॉडी में तो इसके क्या इफेक्ट्स रहेंगे बॉडी पे, तो जब ये सब हम स्टडी करेंगे तो इसको हम क्या बोलते हैं, पैथोलॉजी। सो व्हाट इज पैथोलॉजी? पैथोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द कॉजेज एंड इफेक्ट्स ऑफ डिजीजेस और इंजरीज ऑन द बॉडी। ठीक है, हाँ। नाउ अनदर टर्म हियर इज एटियोलॉजी। Etiology is
द स्टडी ऑफ कॉज ऑफ डिजीजेस। हाँ, तो अब आप सोच रहे होंगे कि पैथोलॉजी और एटियोलॉजी में क्या फर्क है, क्या डिफरेंस है। तो दोस्तों, अगर हम सबसे पहले हम एटियोलॉजी पढ़ते हैं, जब हम एटियोलॉजी पढ़ते हैं उसके बाद हम पैथोलॉजी पे फोकस करते हैं। एटियोलॉजी में हम क्या पढ़ते हैं? एटियोलॉजी में हम पढ़ते हैं हाउ द डिजीज हैज कॉज्ड। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं दूंगा आपको कि किसी पेशेंट का एज्मा होता है, किसी पेशेंट का एज्मा होता है। हाँ, तो ये एज्मा उसको कैसे कॉज हो सकता है, कैसे हो सकता है उसको ये एज्मा? ये उसको हो सकता है ड्यू टू बैक्टीरियल इंफेक्शन, ड्यू टू म्यूकस फॉर्मेशन इन द ब्रोंकियोल्स, ड्यू टू एलर्जेंस, तो डिफरेंट कॉजेज से। तो जब हम वो कॉजेज पढ़ेंगे इस एज्मा के, तो वो हम पढ़ते हैं किसमें? एटियोलॉजी में। तो अब अगर हम क्या पढ़ेंगे? अगर अब हम पढ़ेंगे कि इस एज्मा में ब्रोंकियोल्स इन्फ्लेमेट कैसे हुए, तो दैट वी कॉल एज पैथोलॉजी। आई होप कि आपको पैथोलॉजी और एटियोलॉजी में डिफरेंस पता चला होगा। ठीक है, हाँ दोस्तों, अब एक टर्म आती है यहां पे एनाटॉमी में, वो है कि एनाटॉमिकल पोजीशन ऑफ द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी की एनाटॉमिकल पोजीशन क्या होती है? फर्स्ट आपको टर्म एनाटॉमिकल पोजीशन पता होनी चाहिए। एनाटॉमिकल पोजीशन क्या होता है? बेसिकली इट इज अ रेफरेंस पोजीशन दैट डिफाइन्स स्पेसिफिक सरफेसेस और प्लेन्स ऑफ द बॉडी। एनाटॉमिक पोजीशन बॉडी की क्या होती है? बेसिकली ये एक रेफरेंस पोजीशन होती है जो क्या डिफाइन करता है? जो स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स को डिफाइन करता है या बॉडी के स्पेसिफिक प्लेन्स को डिफाइन करता है। अब ह्यूमन बॉडी की जो एनाटॉमिकल पोजीशन है वो क्या है कि अपराइट पोजीशन। जब ह्यूमन बॉडी अपराइट पोजीशन में होगी विद आर्म्स एब्डक्टेड स्लाइटली, विद आर्म्स एब्डक्टेड स्लाइटली, आर्म्स को मिड लाइन की तरफ थोड़ा सा रोटेट करना एंड डाउन। ठीक है, पाम्स फॉरवर्ड, पाम्स को आगे रखना। ठीक है, या जो हेड और फीट है दे शुड बी डायरेक्टेड स्ट्रेट अहेड। तो दिस इज द एनाटॉमिकल पोजीशन ऑफ द बॉडी। तो आपको मैं यहां पे एक डायग्राम दिखाऊंगा, तो इससे आपको अच्छे से समझ आएगा। देखिए दोस्तों वीडियो पे डायग्राम। आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। नाउ इन एनाटॉमी देयर आर फ्यू पेयर्ड डायरेक्शनल टर्म्स जो कि एनाटॉमी में यूज होते हैं। हमारे पास कुछ पेयर्ड टर्म्स, डायरेक्शनल टर्म्स हैं जो कि एनाटॉमी में यूज होते हैं। तो सबसे पहली जो टर्म है यहां पे, हम यहां पे देखेंगे मीडियन प्लेन क्या होता है। व्हाट इज मीडियन प्लेन? देखिए, जब ह्यूमन बॉडी एनाटॉमिकल पोजीशन में होगी और हम लॉन्गिट्यूडनली एक ऐसा प्लेन डालेंगे जो कि ह्यूमन बॉडी को राइट हाफ और लेफ्ट हाफ में डिवाइड करे, उस वाले प्लेन को हम बोलते हैं मीडियन प्लेन। So when the body is in anatomical position and is divided longitudinally into right and left halves by a plane, that very plane is called as median plane. ठीक है, एक और टर्म है यहां पे मीडियल। तो कभी कभार आता है मीडियल। मीडियल क्या होता है? When the structure is nearer to the midline, जब कोई स्ट्रक्चर बॉडी मिड लाइन के नजदीक होगा तो उसे हम मीडियल कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, फॉर इंस्टेंस हम लेंगे हार्ट और ह्यूमेरस। मैं यहां पे कह सकता हूं कि द हार्ट इज मीडियल टू द ह्यूमेरस। द हार्ट इज मीडियल, क्योंकि हार्ट मिड लाइन की तरफ है और ह्यूमेरस बाहर की तरफ। तो यहां मैं कह सकता हूं द हार्ट इज मीडियल टू द ह्यूमेरस। क्लियर? हां, तो इसी तरह से एक और टर्म है यहां पे लेटरल। व्हाट इज लेटरल? When the structure is further from the midline of the body, it is called as lateral. For example, मैं फिर से हार्ट और ह्यूमरस की एग्जांपल दूंगा। तो यहां पे क्या है कि ह्यूमरस बाहर की तरफ है और हार्ट मिडलाइन की तरफ है। तो यहां मैं कह सकता हूं ह्यूमरस इज लेटरल टू द हार्ट, क्योंकि ह्यूमरस मिडलाइन से दूर है, फार्दर है, तो तब मैं इसको लेटरल कह सकता हूं। सो लेटरल हम कब यूज करते हैं? व्हेन द स्ट्रक्चर इज फार्दर फ्रॉम द मिड लाइन। ठीक है, तो अब जो हमारी नेक्स्ट टर्म है दैट इज प्रॉक्सिमल।
when the structure is nearer to the point of attachment of limb or origin of the body part it is called as proximal। अगर कोई स्ट्रक्चर लिम्ब के पॉइंट ऑफ अटैचमेंट, जहां पे लिम्ब का पॉइंट ऑफ अटैचमेंट होगा या जहां से वो बॉडी पार्ट ओरिजिनेट हुआ होगा, अगर कोई पार्ट उसके नजदीक होगा तो दैट इज कॉल्ड एज प्रॉक्सिमल। अगर उसी पॉइंट ऑफ अटैचमेंट या ओरिजिन ऑफ द बॉडी पार्ट के दूर होगा कोई पार्ट, फार्दर होगा, तो दैट इज कॉल्ड एज डिस्टल। दैट इज कॉल्ड एज डिस्टल। मैं एग्जांपल से समझाऊंगा। फॉर एग्जांपल फीमर, फीमर जो है, फीमर इज प्रॉक्सिमल टू फिब्यूला। अगर हम फीमर और फिब्यूला को लेंगे तो जो फीमर है, फीमर पॉइंट ऑफ अटैचमेंट के नजदीक है, तो हम बोल सकते हैं कि द फीमर इज प्रॉक्सिमल टू फिब्यूला। इज इट क्लियर? हां। तो इसी तरह से अब अगर हम क्या लेंगे, डिस्टल। डिस्टल क्या होता है? फार्दर फ्रॉम पॉइंट ऑफ अटैचमेंट। मान लेते हैं कि ये पॉइंट ऑफ अटैचमेंट है, तो जो फिब्यूला है वो पॉइंट ऑफ अटैचमेंट से दूर है, तो हम बोल सकते हैं द फिब्यूला इज डिस्टल टू फीमर। द फिब्यूला इज डिस्टल टू फ्यूमर। आई होप कि ये दो टर्म्स भी आपको क्लियर हुई होगी। अब हमारे पास एक और टर्म है वेंट्रल, और यू कॉल इट एज एंटीरियर। हां, तो when any structure is nearer to the front of the body, अगर कोई स्ट्रक्चर फ्रंट ऑफ द बॉडी के नजदीक होगा, इसे हम बोलते हैं एंटीरियर। फॉर एग्जाम्पल हम लेंगे सिटर्नम और वर्टेब्री, तो मैं बोल सकता हूं द सिटर्नम इज वेंट्रल टू द वर्टेब्री। ठीक है। इसी तरह से डॉर्सल, यू ऑल्सो कॉल इट एज पोस्टीरियर। तो व्हाट पोस्टीरियर मीन्स? व्हेन एनी बॉडी स्ट्रक्चर इज नियरर टू द बैक ऑफ द बॉडी, बैक ऑफ द बॉडी के नजदीक कोई स्ट्रक्चर होगा तो उसे हम बोलते हैं डॉर्सल या पोस्टीरियर। तो एग्जांपल से समझेंगे, ये वर्टेब्रा और सिटर्नम लेगी, तो वर्टेब्रे क्या है? वर्टेब्रे बैक ऑफ द बॉडी के नजदीक है, हम बोल सकते हैं वर्टेब्रे आर डॉर्सल टू सिटर्नम। वर्टेब्रे और डॉर्सल टू सिटर्नम। हां, तो ये था वेंट्रल और डॉर्सल। इसी तरह से एक और टर्म है सुपीरियर। जब कोई बॉडी पार्ट हेड के नजदीक होगा तो उसे हम बोलते हैं सुपीरियर, और जब कोई बॉडी पार्ट हेड से दूर होगा, फार्दर होगा, तो उसे हम बोलते हैं इंफीरियर। फॉर एग्जांपल मैं बोल सकता हूं द स्कल इज सुपीरियर टू स्कैपुले। The skull is superior to scapulae, or I can say the scapulae are inferior to skull। ये नीचे है ना इसके हेड के, तो मैं कह सकता हूं the scapulae are inferior to the skull। I hope कि आज का जो ये लेक्चर था, बेसिक लेक्चर था, तो आपको अच्छे से समझ आया होगा। कोई क्वेरी होगी, डाउट होगी तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए।